उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा क्यों भड़की, किसने फायरिंग की और कहां से हथियार आए, इसकी जांच तो हो रही है। फॉरेंसिक टीम पिछले 3 दिनों से संभल में डेरा डाले हुए है और जामा मस्जिद के आसपास की खाक छान रही है और सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। जांच में जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को 12 बोर के 2 खोखे मिले, जबकि तीसरा 7.62 mm की बुलेट मिली। इसके साथ ही जांच टीम नालों में भी मेटल डिटेक्टर लगाकर सबूतों की तलाश कर रही है। टीम हर गली के नालों में गोलीबारी के सबूत खंगाल रही है और इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि हथियार कहां से आए। दंगों में हथियार का इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि लगातार तीसरे दिन भी फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम जांच कर रही है और उन हथियारों के बारे में पता लगा रही है जिसके जरिए विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले बुधवार को भी छानबीन में 6 खोखे बरामद हुए थे। कुल मिलाकर अब तक 9 खोखे बरामद हो चुके हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में बने हुए खोखे थे, जिससे संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी जुड़ने लगा है। संभल में पूर्व में भी NIA ने कई बार रेड की है। यहाँ से कई आतंकवादी हैं वो पकड़े भी गए हैं, जिनको यहाँ पूर्व में शरण भी दी गई थी। ऑब्वियसली वो एक इम्पोर्टेंट एंगल है, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेज मिले हैं, तो उस दिन यहाँ पे जो लोग हिंसा में सम्मिलित थे उनका टावर डंप लिया जा रहा है सर्विलांस के आधार पे। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की बात कही। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभल में हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूल किया जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें और सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। जब सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है कोर्ट के आदेश पर, उसमें कैसे उपद्रव करते हैं, कैसे मारपीट करते हैं, कैसे उनको भगाने का काम करते हैं, पथराव करते हैं और वहां पे 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि पहले गोली मारने वाले अधिकारियों के पोस्टर लगाए जाएं। जब खुद ही सरकार कल्प्रेट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। चंद्रशेखर आजाद भी समाजवादी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। हाँ, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो नारे लगा रहे थे धार्मिक, जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, उनके पोस्टर कब लगेंगे? उन अधिकारी कर्मचारी पोस्टर कब लगेंगे जिन्होंने गोलियां चलाई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल और अयोध्या के बहाने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह 500 साल पहले अयोध्या और संभल में हुआ, आज वही बांग्लादेश में हो रहा है। यानी संभल, अयोध्या और बांग्लादेश तीनों घटनाओं की प्रकृति एक जैसी, यानी एक जैसा DNA। तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। फायर ब्रांड योगी ने अयोध्या से हुंकार भरी, बाबर युग का जिक्र छेड़ा तो मिर्ची संभल से लेकर बांग्लादेश तक बैठे कट्टरपंथियों को लगी, क्योंकि योगी ने आज के बांग्लादेश को 500 साल पहले के संभल और अयोध्या कांड के पीछे एक ही DNA बता डाला। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। यानी योगी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। तो बांग्लादेश के आतताइयों को वार्निंग, तो हिंदुओं को एकजुटता का संदेश, वो संदेश जो कहता है कि आस्था ही सनातन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। हालांकि सपा योगी को सलाह दे रही है कि DNA का चक्कर छोड़कर वो सरकार पर ध्यान दे। कि बार बार वो DNA की बात कर रहे हैं, DNA की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो DNA की बात न करें, और अगर DNA की बात करते हैं
तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। 6 दिसंबर को देखते हुए अयोध्या, संभल और मथुरा समेत पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर है। प्रदेश भर के मुख्य जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और यही वजह रही कि अयोध्या में पुलिस वाले मुस्तैदी से जांच करते दिखाई दिया। अयोध्या में आने जाने वाले प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड लगा दिए गए, साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी बढ़ा दी गई। हम इस वक्त टेढ़ी बाजार चौराहे पर है, जो राम मंदिर के गेट के कुछ ही दूरी पर है। या बैरियर बनाया गया। देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सुरक्षा के अधिकारियों के साथ साथ तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। किसी भी वाहन को आने से पहले उसकी जाँच कराई जा रही है। 2 से 6 दिसंबर और जुम्मे की नमाज को देखते हुए संभल में भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। सुरक्षा कर्मी वहां की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखाई दिए। वहां बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई ताकि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा न हो सके। 10 कंपनी पीएसी है, एक आरएएफ की भी है, एक आरआरएफ की भी बटालियन कंपनी हमारे पास है, रेंज की भी फोर्स है और जनपद की भी फोर्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक तरीके से। कुछ ऐसा ही नजारा मथुरा में भी दिखा। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पास में सटा हुआ शाही ईदगाह का स्थान है, यहाँ पर 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट घोषित है। ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जो पुलिस बल है यहाँ पर वो अतिरिक्त तौर पर यहाँ पर लगाए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए 36 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया। प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने 36 पर्यवेक्षकों की ये सूची जारी की। और हर पर्यवेक्षक को 2 से लेकर 4 जिलों तक की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये चुनाव पर्यवेक्षक आवंटित जिलों में जाकर सांसद विधायकों के साथ ही दूसरे जनप्रतिनिधियों और प्रमुख नेताओं से चर्चा कर चुनाव में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। संगठन चुनाव में गुटबाजी रोकने पर जोर है, इसलिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं पर डाली गई। जिन पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की गई उनमें मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को गाजियाबाद महानगर, नोएडा महानगर, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आगरा जिला, आगरा महानगर, मथुरा जिला और मथुरा महानगर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर जिला, गोरखपुर महानगर और महाराजगंज, मंत्री धर्मपाल सिंह को मेरठ जिला, मेरठ महानगर और बागपत की जिम्मेदारी, मंत्री नरेंद्र कश्यप को बरेली जिला, बरेली महानगर और आंवला की जिम्मेदारी, मंत्री सोमेंद्र तोमर को बलरामपुर और श्रावस्ती, जबकि मंत्री जसवंत सैनी को अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिले के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे ही 36 पर्यवेक्षकों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह है कि पर्यवेक्षक बनाने के लिए पार्टी ने ज्यादातर अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी अगले साल से नए अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान को संगठन से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। उपचुनाव में मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े पैमाने पर एक्शन प्लान बना रही है। यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा को इस प्लान को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके तहत मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी पैठ बनाने का प्रयास करेगी। सबसे पहले बूथ स्तर पर सेक्टर स्तर पर सदस्यों की तैनाती की जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा मौलाना मौलवियों के साथ मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में चाय पर चर्चा करेंगे। पूरे राज्य की मुस्लिम बस्तियों में कौमी चौपाल लगाने की भी योजना है, जिसके लिए करीब 7.5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम युवाओं के साथ शुक्रिया मोदी और शुक्रिया योगी भाईजान कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी संवाद कार्यक्रम का प्लान भी शामिल है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित किए जाने की योजना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जहां अल्पसंख्यक के भाजपा के साथ जुड़े हैं, मेंबरशिप ली गई है, ऐसा प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश है। हमारी योजना है कि हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो। जो लगभग 50,000 के बूथ ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक बहुल हैं, उन पर बूथ के अध्यक्ष, उन पर पूरी कमेटी हो। कुंदरकी सीट की जीत से उत्साहित बीजेपी अब अपने तैयार हो रहे इसी एक्शन प्लान पर काम करेगी, जिससे 2027 की राह आसान हो सके। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार की नजर एक बार फिर महिला मतदाताओं पर टिक गई है। नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार महिलाओं के बीच जाएंगे और फिर उनके लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। दावा है कि नीतीश कुमार प्लान एम पर काम कर रहे हैं। नीतीश महिला संवाद यात्रा करेंगे, जो 15 दिसंबर से प्रस्तावित है।
यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिलाओं से बात करेंगे और फिर योजनाओं का रोड मैप तैयार करेंगे। तो प्लान एम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस संदर्भ में है कि उनके जीवन को और कैसे बेहतर करें। तो नीतीश कुमार जी का अगला कदम जो होता है वह कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तय है कि वह महिला केंद्रित होगा। खबर है कि प्लान एम के तहत नीतीश कुमार 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए झारखंड की मैया योजना और मध्य प्रदेश की लाडली योजना के तर्ज पर 1000 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार के प्लान एम को लेकर के हमलावर नजर आई।